बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मिस्टर इरविन के बुक से है, चैप्टर 8 और एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस से है ये, एंड चैप्टर प्रॉब्लम 8.17। और इसके लिए मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। मेरे ख्याल में ये टीचर ने असाइनमेंट दिया हुआ है, लेकिन आमतौर पे मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस नहीं करके देता स्टूडेंट्स को, मैं गाइड ज़रूर कर देता हूँ। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं सॉल्व कर दूं पूरा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। ये जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे अननोन है, इसकी वैल्यू हमें पता करना है, शोन इन द फिगर, सो दैट IT विल बी इन फेज विद द सोर्स वोल्टेज। यानी ये जो करंट है वो इन फेज हो विद द सोर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे एक आध कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसको फेजर में हमने कन्वर्ट कर लेना। सो कन्वर्टिंग इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर डोमेन। और आई एम श्योर अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कहाँ से कैसे करते हैं। ये कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से ओमेगा हम लिख लेंगे 250 रेडियंस पर सेकेंड। और ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको फेजर में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस वही रहता है। इंडक्टर को हम जे ओमेगा एल लिखते हैं और कैपेसिटर को 1/j ओमेगा सी या -j ओवर ओमेगा सी। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। तो अब इस तरह से हमारा ये सर्किट जो है वो फेजर डोमेन में कुछ इस तरह से हो जाएगा, 60 और एंगल 30, 60 एंगल 30। स्मॉल आई को अब हम कैपिटल आई फेजर में कर देंगे। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। ये जे ओमेगा एल, तो जे और इसके साथ ओमेगा 250 और इसके साथ 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जे 10 के बराबर। और इसको अभी चूंकि सी अननोन है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि -j डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। अब आइए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C सो दैट IT विल बी इन फेज विद द सोर्स। यानी ये करंट जो है इसके फेज और सोर्स फेज सेम होना चाहिए। अब ये आपको पता है कि फेज सेम तब होता है जब एलिमेंट जो हैं वो रेजिस्टिव एलिमेंट। तो ये तो रेजिस्टिव एलिमेंट है लेकिन ये रिएक्टिव एलिमेंट है। अब अगर इसको हम Z कह लेते हैं तो Z अगर बिहेव करे एज ए रेजिस्टिव तो फिर ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब इसको रेजिस्टिव बिहेव करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम आगे यहाँ से हम देखते हैं। तो ये Z हो गया, पहले हम Z, तो Z शुड प्रेजेंट एन ओवरऑल रेजिस्टिव लोड, ये हम पहले कह दिया अभी। अब इसका मतलब ये है कि इट्स फेज एंगल शुड बी 0, तभी रेजिस्टिव लोड होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि Z के जो फेज एंगल है उसको 0 करना है हमें। ओके, अब पहले हम Z निकाल लेते हैं। दिस इन पैरेलल विद 15 + j10 और उसी को से डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि j इंटू जे -1 पे हो जाता। तो यहाँ पे देखिए j इंटू जे यानी j² -1 के बराबर, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। ओके, अब यहाँ पे हम पहले रियल टर्म्स को लिख लेंगे। ये रियल टर्म्स पहले, इमेजिनरी टर्म्स बाद में है। इसी तरह यहाँ पे ये रियल टर्म्स है और ये इमेजिनरी टर्म्स है। अब जो हम कंडीशन हम यहाँ पे इंश्योर करना है हमने, उसके लिए हमें ये लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ Z, यानी इस पूरे का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ न्यूमरेटर जो इसका एंगल होगा डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डिनोमिनेटर। और आपको ये पता है कि एंगल्स डिवाइड होते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो एंगल्स माइनस हो जाते हैं, यानी ये माइनस हो जाएगा θn माइनस θd, और इसको 0 के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल ऑफ Z जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको 0 होना चाहिए इस कंडीशन के मुताबिक। तो अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा
कि थीटा एन बराबर होगा थीटा ऑफ डी यानी डिनोमिनेटर। और अगर हम दोनों साइड पे टेंजेंट ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा एन शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा डी। और टेंजेंट हम क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि z अगर r प्लस जे एक्स हो तो थीटा को हम लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स x ओवर r, और यहाँ से अगर इसको हम साइड पे ले आए तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा x ओवर r। तो इसलिए हम टेंजेंट लिख रहे हैं कि हम इसको इक्वेट करेंगे आसानी से, यहाँ से वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम कि अब ये देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा एन क्या होगा, x ओवर r, ये ऊपर वाले की बात हो रही है। तो x क्या है, ये है -15 ओवर ओमेगा सी, तो -15 ओवर ओमेगा सी डिवाइडेड बाई r। r क्या है, जो रियल टर्म है, तो ये रियल टर्म, तो ये हो गया थीटा एन के लिए, टेन थीटा एन के लिए हम ऐसे लिख सकते। और इसी तरह टेन थीटा डी के लिए भी हम यही लिखेंगे कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको हमने ऊपर लिख लिया डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। और यहाँ से अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट -15/10, और बाकी ये साइड यही है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे थे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ओमेगा सी ये आ गया, और फिर यहाँ से c हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 325 डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब याद रहे ओमेगा हमने पहले डिफाइन किया था कि ओमेगा इज़ 250, तो ओमेगा यहाँ पे हमने 250 लिख दिया, और इसको सॉल्व करके हमारा कैपेसिटर आ गया 123.077 माइक्रोफैरड। तो ये आंसर है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कैपेसिटर जहाँ पे सी हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट करके देख लें, तो वाकई जेड के जो फेज़ एंगल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।